हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कई बार इन्वेस्टर का डाउट आता है, अगर करंट की सिचुएशन के हिसाब से देखें कि भाई मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, भले मुझे रिटर्न कम मिले पर एटलीस्ट मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हो। इसका क्या मतलब हुआ कि जब शेयर मार्केट गिरे तो कई साल हो सकता है आपको स्मॉल कैप या मिड कैप से रिटर्न देखने को ना मिले या नेगेटिव में देखने को मिले। तो कुछ इन्वेस्टर इस तरीके के होते हैं कि उन्हें रिस्क नहीं लेना होता है। उन्हें चाहिए कि एक फिक्स्ड इनकम टाइप का हमको मिलता ही रहे, हर साल 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 दर साल कुछ ना कुछ। तो इसी सिनेरियो में मैं आपके लिए कुछ इस तरीके के म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूं, जहां पर इन्वेस्टर्स का एक फिक्स्ड परसेंटेज फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम में जाएगा। यानी कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन वो इन्वेस्टर को रिटर्न देगी ही देगी, जस्ट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह। साथ ही साथ थोड़ा सा पोर्शन उसका इक्विटी की तरफ भी लगा रहेगा कि कभी अगर इक्विटी मार्केट के अंदर भी चांस मिलता है या रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है, तब एटलीस्ट इन्वेस्टर को इक्विटी का भी लाभ मिले। यानी कि आज मैं आपके सामने ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, डेट प्लस इक्विटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले जो म्यूचुअल फंड रहते हैं, उस सिनेरियो की आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 110 रुपए का है। एक साल में रिटर्न देखिए 23% का CAGR, मैक्सिमम देखेंगे तो 15% का CAGR है। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैक्सिमम 15% का CAGR है। अब क्यों है इतना कम, लेकिन फिर भी लार्ज कैप से ज़्यादा है? क्योंकि वो इस वजह से कम है क्योंकि आपका थोड़ा सा पैसा आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है डेट वाली सिक्योरिटीज़ में। साथ ही साथ थोड़ा सा पैसा आपका जो पड़ा हुआ है वो इक्विटी स्कीम्स के अंदर लगा हुआ है। इक्विटी का मतलब शेयर्स के अंदर लगा हुआ है, डेट का मतलब लगा हुआ है डिवेंचर्स वगैरह में लगा हुआ है। ठीक है, तो 15% का CAGR है, जो कि ठीक दिख रहा है। पर हाँ, यहाँ पर रिटर्न आपको एक कंसिस्टेंसी की तरह देखने को मिलता है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो डेफिनेटली आपको ये म्यूचुअल फंड भी नेगेटिव दिखा सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये केवल एक माइंड का, एक तरीके से देखिए दिमाग का भ्रम है कि स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में, और लार्ज कैप से आपको लॉन्ग टर्म में कम रिटर्न मिलेगा। स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से पिटाई होती है, लार्ज कैप की बहुत कम पिटाई होती है। ये केवल दिमाग का एक भ्रम है। अल्टीमेटली अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलेंगे, अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छे सही समय पर अगर आप रिव्यू करवा के चलेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट होगा। कई बार इन्वेस्टर का, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई एक म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बने रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरा सिंपल से कहना है कि अपने पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करवाओ, एटलीस्ट 3 4 6 महीने में। 6 महीने में तो हर म्यूचुअल फंड के हर इन्वेस्टर का एक बार पोर्टफोलियो का रिव्यू आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर करवाना चाहिए। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चलें। जब भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात करें तो एटलीस्ट उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताएं कि आपको किन किन सिचुएशंस में पैसे की नीड हो सकती है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना अपने पोर्टफोलियो को नीचे देख सकते हो। तो जब ये सारी चीज़ें बताते हो तो उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलें। साथ ही साथ कोशिश ये भी करें कि आपका जितना ज़्यादा समय आप मार्केट को दोगे, उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। साथ ही साथ कोशिश ये भी करें कि जब भी मार्केट गिरे तो आपको कितने भी पैसे की ज़रूरत है तो कोशिश करें मार्केट की गिरावट में पैसे को विड्रॉ एटलीस्ट ना करें। एटलीस्ट मेरा मानना है 2028 तक किसी भी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड से या शेयर से विड्रॉ नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि उसके पास हेल्दी म्यूचुअल फंड्स हों और हेल्दी शेयर्स हों, जिनकी हेल्थ यानी कि फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, फंड मैनेजर्स अच्छे होने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आने वाला समय में इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अभी करीब करीब 1 लाख करोड़ FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 1 लाख करोड़ के आसपास रुपए लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे ही ये गवर्नमेंट वापस से रिपीट करेगी, वो तब मार्केट के अंदर पैसा लेकर के आएंगे। 50,000 करोड़ तो केवल पेंशन फंड के थ्रू इंडिया में आने वाला है। वही बात है ना, पेंशन फंड के ऊपर मैंने 3 4 महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने बोला था हम जून में आएंगे। जून में सिंपल सी बात है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। अगर गवर्नमेंट रिपीट करती है तो वो पेंशन फंड लेकर के आएंगे इंडिया के अंदर करीब करीब 50,000 करोड़। और जब भी पेंशन फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम PSU स्टॉक्स के अंदर वो जाएंगे या फिर फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम में जाएंगे, और बहुत ही थोड़ा पोर्शन वो इक्विटी के अंदर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अब सोच के देखो ना, FIIs वेट कर रहे हैं 1 लाख करोड़ पैसे इंडियन मार्केट में डालने के लिए, और आप क्या कोशिश कर रहे हो, चलो निकल के बेचते हैं, चलो निकल के बेचते हैं। आप बेचेंगे वो खरीदेंगे। बात सिंपल सी है मेरे भाई, यहीं आपको भटकना नहीं है। बहुत अच्छे से पोर्टफोलियो को मैनेज करो। ये इंडिया का गोल्डन एरा है। 2028 तक अगर किसी को करोड़पति बनना है तो वो बन सकता है मार्केट से। मार्केट पूरी बाहें फैलाकर आपके पैसे का इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छे से मैनेज करें मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए, बड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। चिराग सेतलवाद एंड अनुपम जोशी। जैसे ही चिराग सेतलवाद का नाम आप सुनते हैं,
आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि ये जो म्यूचुअल फंड वो HDFC AMC से हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं शॉर्ट टर्म में रिटर्न की बात करूं तो 3 महीने में देखिए 3.54% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 9% का, 1 साल में 23% का, 3 साल में देखिए 56% का, 5 साल में 99% का, 10 साल में 344% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 10 साल में पैसा 3.5 गुना हो गया, यानी कि बहुत है। अब इन्वेस्टर्स का एक डाउट ये भी आता है कि एक तरीके से इन्वेस्टर क्या कहता है कि चलिए उसने हाइब्रिड या उसने एग्रेसिव फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, लाइक लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। फिर इन्वेस्टर ये भी एक्सपेक्ट करता है भाई मेरा म्यूचुअल फंड रिटर्न कम दे रहा है। सिंपल सी बात है, आपका म्यूचुअल फंड कम रिटर्न ही देगा क्योंकि आपने जो सेफ्टी आपने चुनी रादर देन कि आपने रिस्क। अगर आप सेफ्टी चुनते हो तो आपका रिस्क कहीं ना कहीं कम हो जाता है, लेकिन अगर आप रिस्क को बढ़ाते हो तब आपको रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है। सिंपल सी बात है, सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, अगर आपका 1 रुपये भी इक्विटी के अंदर आया तो डेफिनेटली आपका रिस्क वेरी हाई कर दिया जाएगा। जिस म्यूचुअल फंड की बात करके चल रहा हूँ इसका नाम है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। HDFC हाइब्रिड नाम हाइब्रिड है, पर डेफिनेटली यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि शेयर्स के अंदर भी पैसा लगा हुआ है, कुछ फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम्स है वहाँ पर भी पैसा लगा हुआ है। 22,642 करोड़ का बहुत बड़ा असेट साइज है इसका, 1.07% का एक्सपेंस रेशियो है। इससे कम भी काफ़ी ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इससे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको केवल 2 काम करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, या तो आप उस प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कीजिए या आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। तीसरी बात ये है, अभी वीडियो जैसे ही खत्म होगा मैं आपको ऐसे नाम भी बता दूंगा कुछ इसके ऑल्टरनेट भी। 1.07% का, वाह, एक्सपेंस रेशियो भी सेम है और कैश होल्डिंग भी सेम है, क्या बात है, कोइंसिडेंस है। निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 65 एंड 35 इंडेक्स, 65% पैसा इनका गया होगा इक्विटी के अंदर, 35% पैसा आया होगा इनका डेट के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे। 15% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए तब इस केस में आपसे अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। अब आप 15% से ज़्यादा का यूनिट तो देख ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, आपने क्या बेचा क्या नहीं बेचा। आप केवल एक काम याद रखना, अगर आपने 1 साल के अंदर सपोज दैट आज खरीदा और 365 दिन के अंदर अगर आपने निकलने की कोशिश करी तो डेफिनेटली इस केस में आपके सामने 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। अब मैं अगर यहाँ से बात करूँ कि किन किन सेक्टर्स को इन्होंने चुना हुआ है तो देखिए आप, फाइनेंशियल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंश्योरेंस। ये कुछ सेक्टर है जहाँ इन्वेस्टर्स का पैसा गया है। किन किन सेक्टर्स के अंदर, किन किन शेयर्स के अंदर पैसा गया है तो आपको पता चलेगा। HDFC, ICICI बैंक, मैक्सिमम जो बैंक्स होंगे यहाँ पर या मैक्सिमम जो शेयर्स होंगे यहाँ पर वो लार्ज कैप कैटेगरी से ही होने वाले हैं। HDFC, ICICI बैंक, नाबार्ड, हालांकि नाबार्ड लिस्टेड नहीं है, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC एंड इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI की सिक्योरिटीज़ हैं, कितना है 2.18%, SKF इंडिया, KEC इंटरनेशनल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, LIC हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा हॉलीडेज, रेडिंगटन, जेंसार टेक्नोलॉजी, HDFC निफ्टी 50 ETF के अंदर भी पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन कौन सा है, IDCW डिविडेंड प्लान के अंदर है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के नाम से आप इसे जानते हो, ये भी लिस्टेड नहीं है फिलहाल। इंडसइंड बैंक, गुजरात स्टेट, यूनाइटेड स्पिरिट, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ऑरबिंदो फार्मा, राजस्थान स्टेट एंड राजस्थान स्टेट भी लिस्टेड नहीं है फिलहाल। गोदरेज कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, KIMS, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC, बहुचर्चित स्टॉक है ये तो। उत्तर प्रदेश स्टेट, डाबर इंडिया, REC, JK टायर, ब्रूकफील्ड इंडिया, रियल इस्टेट, REIT, ये लिस्टेड है। एरिस लाइफ साइंसेज, PFC, बिहार स्टेट, टाटा पावर, वर्धमान टेक्सटाइल, HDB फाइनेंशियल, छत्तीसगढ़ स्टेट, देख रहे हो स्टेट गवर्नमेंट भी सिक्योरिटीज़ इशू करती है। चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, TMF होल्डिंग्स, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, ये लिस्टेड है। इसके साथ साथ बात करेंगे किन किन फिक्स्ड इनकम, ऊपर कुछ 2-4 फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम की बात करी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो स्टेट की सिक्योरिटीज़ थी। इसके साथ साथ इनके अंदर भी आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, यानी कि सरकार ही इनको इशू करती है। डिवेंचर प्राइवेट भी इशू कर सकते हैं जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स होते हैं, या फिर गवर्नमेंट भी डिवेंचर इशू कर सकती है। हमें इससे क्या लेना देना, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनके अंदर आपको फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम की तरह मिलेगा रिटर्न, जस्ट लाइक FD की तरह। डिवेंचर, STL, NCT, GOI सिक्योरिटीज़, रेपो, NCA, बॉन्ड, NCT, बॉन्ड्स, REIT, ZCB, CGL, इनवेट्स, बॉन्ड और डिवेंचर, ठीक है।
इसके साथ साथ देखिए इसी की वजह से आपका म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है। यानी कि सपोज दैट अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, अगर ये म्यूचुअल फंड्स गिर गए, किसी साल आपको नेगेटिव में रिटर्न मिला, यहाँ पर आपको किसी ना किसी साल आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर देके जाएगा, क्योंकि 65% अगर पैसा आपका नेगेटिव में है तो कहीं ना कहीं जो 35% पैसा है वो पॉजिटिव भी आपको रिटर्न देगा। तो इसकी वजह से रिस्क आपका यहाँ पर कम हो जाता है। पर डेफिनेटली अगर आपका रिस्क यहाँ पर कम है तो रिटर्न भी आपका यहाँ पर कम है। SBI मैग्नम चिल्ड्रंस फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, इसकी बात करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड भी बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, रिटर्न भी इसने अच्छा दिया, पर फिलहाल ये अपनी SIP को या लमसम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पर हाँ, यहाँ पर कुछ लॉक इन पीरियड था, वो लॉक इन पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, इसके बाद आप इसको बेच भी सकते हो, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स का इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डाउट भी आता है। तो यहाँ पर टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि SBI AMC का है और सिंपल सी बात है, वो जितने पैसे को मैनेज कर सकते थे उतना उन्होंने पैसा लिया, जब मैनेज नहीं हो रहा था उन्होंने सिंपल सी बात है उन्होंने SIP या लमसम के लिए ब्लॉक कर रखा है। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी कुछ बेहतरीन है। बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी कुछ है, एक इक्विटी एंड डायरेक्ट यानी कि एग्रेसिव फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। आप इनके भी रिव्यू एक बार चेक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए रिव्यू लेकर के आ जाऊंगा। HDFC AMC की बात करेंगे, 6,27,955 करोड़ का अर्सेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल ये 151 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।